तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर की मैं एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके में दिमाग में छाप दूंगा, आपके दिमाग में छाप दूंगा। अगर आप रीनीट 2026 देखोगे तो उसमें से 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे रीनीट 2026 में। तो हम किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हम क्या करते थे, जैसे लिविंग वर्ल्ड, इससे हमेशा 1 या 0 क्वेश्चन आते थे, तो बच्चे क्या करते थे, इसको आसानी से लेते थे, हल्के में लेते थे। लेकिन जो हमारे एनटीए वाले हैं उन पर हम कोई भरोसा नहीं कर सकते, उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता इस साल इन्होंने 3 साल लगाए, 3 क्वेश्चन लगाए। देखा आप लोगों ने मेरे लिए 2026 का पेपर देखा होगा, डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आ गए थे किससे, हमारे इस चैप्टर से। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। क्या कह रहा है हमें, पहला कह रहा है हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड इज। क्या बोल रहा है, जो जो हमारा दुनिया है, जो हमारा पृथ्वी है, ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी खूबसूरत है। ये पहला पहला लाइन हमें कह रहा है। ठीक, फिर कह रहा है द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, the wide range of living types are amazing, are amazing. ठीक, the extraordinary habitats which we found on living organisms, it could be mountains, it could be mountains, forests, oceans, fresh waters, deserts, और उसके बाद कह रहे हैं और हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस। यानी कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम बहुत सारे माउंटेन्स को देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, फॉरेस्ट को देख रहे हैं, ओशियन को देख रहे हैं, फ्रेश वाटर को देख रहे हैं हम। तो ये हमें स्पीचलेस करता है, ये हमें स्पीचलेस करता है कि ऊपर वाले ने कितने कितने गहरे से, कितने आसानी से, कितना खूबसूरत हमारा ये दुनिया बनाया हुआ है। द ब्यूटी ऑफ ग्लोपिंग हॉर्स ऑफ माइटी बर्ड्स, जो हमारे बर्ड्स है, जो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हाँ, माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बर्ड्स, उनकी बात है कर रहा है। ठीक, उनकी बात है कर रहा है। फिर कह रहा है द वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ अटेंडिंग शार्क्स इवॉल्व्स द देन स्टीप वॉरिंग द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशंस ऑफ कम्युनिटी, और इन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द रिकलेक्ट ऑन। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारी लाइन है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, ये भी मैं अभी भी आपको बताऊंगा। रुको 1 मिनट, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इस लाइन को। वेट अ मिनट, इस लाइन को मैं हाईलाइट करता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है हमें, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या होता है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है दुश्मनी। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी, यानी कि दुश्मनी, इसका मतलब होता है दुश्मनी। जैसे हमारा जो लायन है वो खाता है डियर को, यह है कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को खाना, यह है कॉन्फ्लिक्ट, इसे कहते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा होता है कॉर्पोरेशन, दूसरा होता है हमारा कॉर्पोरेशन। जैसे हमारा है लाइकन, वेट अ मिनट, जैसे हमारा है लाइकन, लाइकन में क्या क्या आता है, फंजे और एल्गी। फंजे प्लस एल्गी मिलकर बनाता है लाइकन, यानी कि ये कॉपरेशन है, ये कॉपरेशन है। तो ऑर्गेनिज्म में बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, एज वेल एज कॉपरेशन भी होता है, एज वेल एज कॉपरेशन भी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये कहता है हमसे
or even molecular traffic in what is inside the life. The question to intellect questions within the first technical and seeks answer to what living is as opposite to the non living. तो हमसे पूछा जाता है कि लिविंग के अपोजिट नॉन लिविंग होता है, कि लिविंग के अपोजिट नॉन लिविंग होता है। और हमें पूछा जाता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। जैसे आपकी जिंदगी का मकसद है डॉक्टर बनना, वैसे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जिंदगी का मकसद क्या है, इसीलिए कहते हैं इसको व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, लिविंग क्या है। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए चार क्राइटेरिया होने चाहिए। लिविंग को डिफाइन करने के लिए चार क्राइटेरिया होने चाहिए। कौन कौन से चार क्राइटेरिया, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कह रहा है हमें, कह रहा है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन अ लिविंग कंटिन्यूअसली लुक फॉर अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो हम अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा कैरेक्टर ग्रोथ है, हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, मोर सुटेबल रेस्पॉन्स और माइंड। फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स। जैसे और एक करते हैं, इनमें होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि इनमें तरह तरह के रिएक्शंस होने चाहिए। तरह तरह के रिएक्शंस अगर होते हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे मैं एक ह्यूमन हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मुझमें तरह तरह के रिएक्शंस होते हैं, मुझमें तरह तरह के अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, तो उसे कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यही यहां पर कहना चाहता है। लाइक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी कि अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना। अब हम किसी भी अब हम पढ़ते हैं, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब कहेंगे, हम कब एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहेंगे। हम एक ऑर्गेनिज्म को तभी लिविंग कहेंगे जिस ऑर्गेनिज्म में ये 5 फीचर्स पाए जाएंगे। जैसे कौन कौन से फीचर्स, पहला है हमारा, एक तो होना चाहिए इसके पास ग्रोथ, वो ग्रो करना चाहिए। दूसरा उसके पास होना चाहिए रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ चौथा फीचर उनमें होना चाहिए सेल एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, सेल मिलके ग्रो करके टिश्यू बनाते हैं। और लास्ट में उनके पास होना चाहिए कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयर, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। तो यह है हमारा पहला पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी। पहला है हमारा ग्रोथ। क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। यह है हमारी पहली लाइन, पहला हमें पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है ग्रोथ। यह है हमारा पहला डिफाइनिंग, पहला फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह है हमारा पहला फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलते हैं, तो ग्रोथ हम किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ कहते हैं हम इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना, मास, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बढ़ना। यह है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, यह है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, यह है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, ग्रोथ के लिए होना चाहिए पहला, क्या क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास। दूसरा होना चाहिए उनमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है, मास तो समझ आ गया, जब एक ऑर्गेनिज्म बढ़ता है तो उसका मास बढ़ता है, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का बढ़ना क्या है, जैसे हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, इसमें दो हिस्से हो गए, इसमें इसने डिवीजन किया और दो सेल्स बनाए, हाँ, तो इसने अपने इंडिविजुअल्स इंक्रीज की, इंडिविजुअल्स इंक्रीज किया, अपने इंडिविजुअल्स इसने इंक्रीज किया। तो यही कहना चाहता है हमारा ये लाइन, ठीक। फिर कहता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेट अ मिनट,
ये कहता है हमसे कि अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जैसे मैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, मुझ में होगी सेल डिवीजन, मुझ में होगी सेल डिवीजन, मुझ में होगी सेल डिवीजन। फिर कहता है इन प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में फिर कहता है, क्या कहता है, इन प्लांट्स सेल डिवीजन occurs continuously throughout लाइफ स्पेन, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पेन। ये कहना चाहता है कि जो हमारे प्लांट्स है उनमें पूरी जिंदगी सेल ग्रो करते हैं, उनमें पूरी जिंदगी सेल डिवीजन होती है, उनमें पूरी जिंदगी सेल डिवीजन होती है। कैसे? क्योंकि इनमें प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, इनमें होता है प्रेजेंट हमारा, क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और उससे क्या होता है, ये करते हैं कंटिन्यूअसली ग्रो, कंटिन्यूअसली ग्रो, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। फिर कहता है इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो पूरी जिंदगी उनमें ग्रोथ होती है, पूरी जिंदगी उनमें ग्रोथ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स एनिमल्स की, एनिमल्स में कुछ एज तक ग्रो करता है। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं एक एनिमल हूं, मैं ग्रो करूंगा आफ्टर सर्टेन एज। लेकिन जब 22 साल का हो जाऊंगा, मैं 20 साल का हो जाऊंगा, 18 साल का हो जाऊंगा, तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो यही ये कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है कि हमारा इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, क्योंकि इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होता है। प्लांट्स ग्रो करते हैं कंटिन्यूअसली क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर कहते हैं हाउ सेल डिवीजन ओकर्स इन सर्टेन टिश्यू तो रिप्लेस लॉस्ट सेल। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ये लाइन क्या कहना चाहता है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मुझे यहाँ पर देखो, मुझे काल ही काट लग गया, यहाँ पर एक काट लग गया, तो इस टिश्यू डैमेज हो गया, तो इस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए कुछ सेल्स लॉस्ट हो गए, तो ये सेल्स लॉस्ट हो गए, इसकी जगह नए सेल्स आ गए बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। जैसे आप नाखून हो, आप नाखून काटते हो, तो नाखून बढ़ता जाता है, क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। तो यही कहना चाहता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ऑकर्स रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। ये रिप्लेस करता है हमारे लॉस्ट सेल्स को, ये रिप्लेस करता है, जो भी लॉस्ट सेल हुए हैं, जो भी सेल डैमेज हुए हैं, उन सेल्स की जगह फिर लेता है। चलिए, फिर ये हमसे कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल, जो मैंने अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, कहता है कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है। जैसे ये है हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है, इसने किया सेल डिवीजन, इससे बन गए हमारे दो बैक्टीरिया, इससे हमारे बन गए दो बैक्टीरिया। फिर क्या कहता है, वन कैन, फिर कहता है हमारा वन कैन easily observe in vitro cultures, one can easily observe in vitro cultures by simply counting their numbers of cells under microscope. One can easily observe in vitro condition by simply counting the number of cells under microscope। यानी कि अगर हम कोई सेल, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्री का टुकड़ा उठाया और मैंने ये माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो मैं इजीली इसको देख सकता हूं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स है, वो भी माइक्रोस्कोप में। फिर कहता है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यह कहता है इस लाइन में कि जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स, इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, यह है एनिमल और यह है प्लांट, इस प्लांट में ग्रोथ अलग से होती है, वो मेरिस्टम करता है, इसमें भी ग्रोथ अलग से होती है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। लेकिन
रिप्रोडक्शन इनमें अलग अलग तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन इनमें अलग तरीके, जैसे स्पर्म बनता है एनिमल से, स्पर्म एग से मिलता है तो वो बनाता है हमारा जाइगोट, वो बनाता है हमारा जाइगोट। तो यह होता है हमारा एनिमल्स में। वैसे प्लांट्स में अलग तरीके से सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन यही कहना चाहता है जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग होते हैं, ये हमारे अलग अलग होते हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, फिर ये कहता है हमसे, फिर ये कहता है one must remember that increase in body mass is considered as the growth। अगर बॉडी का मास बढ़ जाएगा तो उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स ग्रो इट टेक इंक्रीज बाय मास एज सर्टेन डायरेक्शन। तो हमसे यहाँ पर क्या कहता है, कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है डज नॉन लिविंग थिंग ग्रो, डज नॉन लिविंग थिंग ग्रो। क्या नॉन लिविंग थिंग ग्रो करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे करते हैं सर? जैसे ये है हमारे पास एक बड़ा सा पहाड़, ये है, कितना घटिया पहाड़ बनाया मैंने, ये है एक बड़ा सा पहाड़, ये है एक बड़ा सा पहाड़, ठीक। इस पहाड़ में क्या है, पहाड़ पर क्या हो गया, एक तूफान आ गया, जोर का तूफान आ गया, और तूफान से ये रेत है इस पहाड़ पर जमा हो गई। इस रेत तूफान से मतलब डेजर्ट से आपके मानो एक डेजर्ट है और उसी के पास एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, ठीक। तो डेजर्ट में एक तूफान आ गया तो उसी से एक रेत उड़ के आ गई, वो इस पहाड़ पर, वो इस माउंटेन पर जमा हो गई। तो इसका तो बॉडी का मास बढ़ गया ना, इसका साइज बढ़ गया ना, तो ये भी ग्रो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म also grow, living organism, non-living things also grow, non-living things also grow। तो हमारा यही कहना चाहता है यहाँ पर कि क्या नॉन लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी नहीं मिलता है। जैसे डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, ये ग्रोथ जो है हमारा ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। ग्रोथ, तो ग्रोथ है हमारा, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑनली ग्रुप, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बोथ, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि ये लिविंग में भी होता है, इन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग में भी होता है एज वेल एज हमारे लिविंग में भी होता है, ये हमारे नॉन लिविंग में भी होता है एज वेल एज हमारे लिविंग में भी होता है, हमारे लिविंग में भी होता है। कौन? ग्रोथ। इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आगे चलते हैं, आप भी ऐसे एनसीईआरटी में लिखो। फिर कहता है माउंटेन्स एंड बिल्डर्स, मोटेन्स एंड बिल्डर्स आर आल्सो सेम मोड्स डू ग्रो। हाँ ये ग्रो करते हैं, हाँ ये ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिस्ट बिटवीन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। जो मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल्स का एक्युमुलेट होना इन पर पहाड़ पर, ठीक। इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग थिंग में क्या होता है, ग्रोथ इनसाइड होता है, अंदर से होता है, अंदर से सेल डिवाइड करते हैं और वो बढ़ता है। बट नॉन लिविंग में ग्रोथ आउटसाइड होते हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, इनमें इंट्रेंसिव ग्रोथ होता है। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, किनमें? लिविंग में ग्रोथ इनसाइड होती है, लिविंग में ग्रोथ इनसाइड होती है, ठीक। लिविंग में ग्रोथ इनसाइड होती है, इनसाइड बॉडी होती है। तो कहते हैं ना, कवि क्या कहना चाहता है, कवि यही कहना चाहता है
कि जो हमारे लिविंग है इनमें ग्रोथ कैसी होती है। फिर हमसे कहता है कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस है, कंडीशंस which under which take it observed in all living organisms have to explain, and then we understand that it is a characteristic of living thing. A dead organism does not grow. एक और लाइन यहाँ पर कह रहा है कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी मर गया, वो ग्रो नहीं कर सकता, माने कि वो मर गया, उसके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, उसके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो इस लाइन में यही कहना चाहता है। डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। फिर कहता है हमसे, फिर आता यह है हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ का ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ मास का बढ़ना या नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एज वेल एज इंक्रीज इन मास, उसे कहते हैं हम ग्रोथ, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है? डिफाइनिंग फीचर उसे हम कहते हैं जो खाली लिविंग में मिलता है और नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। जो खाली लिविंग में मिलता है एज वेल एज नॉन लिविंग में नहीं मिलता है, उसे कहते हैं हम डिफाइनिंग फीचर। इसलिए आप यहां पर लिखिए लास्ट में, यहां पर डब्बे में आप लिखिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक, तो अगले कैरेक्टर पर हम बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक तो होते हैं इसमें यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। बच्चे जन्मना, बच्चों को जन्म देना, बच्चे बढ़ना, उसे कहते हैं हम ग्रोथ, इसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर को क्या कहते हैं हम? एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक है मेल और एक है फीमेल, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और उससे नए नए प्रोजेनी बने, उससे नए नए इंडिविजुअल्स बने। ठीक, तो उसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ये किनमें होता है ऐसा रिप्रोडक्शन? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, इनमें दो पेरेंट्स हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, इनमें हमारे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद हमें कह रहा है आगे लाइन कह रहा है इनवेरिएबली एंड इम्पिलेक्टिकली वी रेफर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो। जैसे फंजाई है हमारा, ये रिप्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, इनमें होता है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई में होता है हमारा मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में होती है बडी। जैसे यह है हमारा एक हाइड्रा, यह है हमारा एक हाइड्रा, जस्ट लाइक दिस। तो इस हाइड्रा में ऐसे यहां पर एक बर्ड निकला, ये है हमारा बर्ड। तो ये बर्ड डिटेच हो गया तो बन गया नया हाइड्रा ऐसे। तो इनमें हो गई बर्डिंग, इसे ही कहते हैं हम बर्डिंग। तो ये किसमें होता है? हमारा हाइड्रा में। हाइड्रा में होती है हमारी बर्डिंग, हाइड्रा में होती है हमारी बर्डिंग। चलिए फिर क्या कहता है हमें? जैसे हमारा प्लेन एरिया या फ्लैट बॉटम, इनमें होता है ट्रू रिजनरेशन, इनमें होता है हमारा ट्रू रिजनरेशन, इनमें होता है हमारा ट्रू रिजनरेशन। और फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट देयर लास्ट बॉडी पार्ट्स एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है हमारा? जैसे मैं आपको बताता हूं, अगले स्लाइड पर मैं आपको बताता हूं। जैसे यह है हमारा एक प्लेन एरिया, यह है हमारा एक प्लेन एरिया। ये ये वाला पार्ट इनमें कट हो गया, ये कट जख्म लगे। आपने एक
चाकू लिया, प्लेनेरिया उठाया और उसके दो टुकड़े किए, उसके दो टुकड़े किए, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये अलग ग्रो करेगा, इसे बनेगा न्यू प्लेनेरिया, और इसे एक कहते हैं हम ट्रू रीजनरेशन, इसे ही कहते हैं हम ट्रू रीजनरेशन, इसे ही कहते हैं हम ट्रू रीजनरेशन। ठीक, फिर क्या आता है फंजाई, फंजाई जैसे फिलामेंटस एल्गी, जैसे हमारा फिलामेंटस एल्गी, जैसे हमारा फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इनमें क्या होता है फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनमें बॉडी के फ्रेगमेंट्स होते हैं और वही फ्रेगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो इनमें होते हैं हमारी फ्रेगमेंटेशन, इनमें होते हैं हमारी फ्रेगमेंटेशन। ठीक, इनमें फिलामेंटस एल्गी में हमारी होती है और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में हमारी होती है फ्रेगमेंटेशन, इनमें होती है हमारी फ्रेगमेंटेशन। फिर आते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया है हमारा, यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है हमारा, जैसे हमारा एल्गी, जैसे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे एमीबा एंड एल्गी, उनमें होती है हमारी एमीबा एंड एल्गिस, ग्रोथ इज सिनोनिमस, ग्रोथ इज सिनोनिमस, उनमें ग्रोथ सिनोनिमस है किसके साथ, रिप्रोडक्शन के साथ, यानी कि म्यूचुअली म्यूचुअली होते हैं इंक्लूसिव इवेंट्स, जैसे मैंने मल्टीसेलुलर में बताया था अलग अलग होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एंड इक्वली इंक्रीज नंबर सेल नंबर और मास नंबर, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि किस क्या बताया था मैंने आपको कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का बढ़ना, सेल्स का बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर सेल्स और बॉडी का मास बढ़ना, ये है ग्रोथ के दो डिफाइनिंग फीचर। वी नोटिस दैट सिंगल सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट very clear about the usage two term growth and reproduction, further the many organism which do not reproduce, कुछ और इसलिए हम जैसे मैंने कहा था, ये जो है हमारा, जैसे मैं अगले पेज पर आपको मैं दिखाऊंगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ यह है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसने डिवाइड किया और दो सेल्स बन गए, तो इसमें हो गई रिप्रोडक्शन एज वेल एज इसमें ग्रोथ भी हो गई। कैसे होगी ग्रोथ, मैंने आपको बताया था ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एज वेल एज इंक्रीज इन मास, तो यहाँ पर सेल्स भी इंक्रीज हो गए और दो नए ऑर्गेनिज्म भी बन गए, तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, ये साथ साथ हो रहे हैं, ये साथ साथ हो रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ साथ हो रहे हैं, ये हमारे साथ साथ हो रहे हैं। चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, एज वेल एज जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रो करते हैं, नहीं वो ग्रो नहीं करते, बट जो हमारे लिविंग है, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर किसे हम कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहते हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, जो सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे हमारे मुलुस है, हमारे सर्टाइल वर्कर बीज है और इनफर्टाइल ह्यूमन कापोलस है, और हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन कापोलस है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो हमारे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या हो गया इसको, हाय 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 हाय, हाँ
जैसे हमारे वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनमें क्या होता है, ये हमारे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन हमारी नहीं होते हैं, इनमें हमारे रिप्रोडक्शन नहीं होते। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के नॉट, तो हम कह सकते हैं हेंस रिप्रोडक्शन, इसको क्या हो गया, रिप्रोडक्शन के नॉट बी, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ये हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। नो नॉन लिविंग थिंग इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, नॉन लिविंग थिंग भी रिप्रोड्यूस अपने आप नहीं कर पाता है, नॉन लिविंग थिंग भी हमारा अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक। तो हमारा नॉन लिविंग थिंग भी रिप्रोड्यूस हमारा नहीं कर पाता है। पेन को क्या हो गया, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहां पर के, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों, प्रेजेंट इन, एब्सेंट इन, ये हमारा एब्सेंट होता है किन में, मुनुस में, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कापोलस है हमारे, ह्यूमन कापोलस, इसलिए हमारा ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। फिर अगले कैरेक्टर पर हम चलते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, सारे तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने हुए होते हैं, ये केमिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, ये केमिकल्स हमारे बड़े भी हो सकते हैं, ये अलग अलग साइजेस के होते हैं और ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं। कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड द बायोमॉलिक्यूल्स, केमिकल्स के बारे में जो हमारे रिएक्शंस है ये हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में भी, व्हाइट बोर्ड पर, मैं व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाता हूँ। जैसे मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की रीडिंग इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे मैंने इसके डिटेल में 4-5 लेक्चर दिए हैं व्हाइट बोर्ड पर, वो नोटिस भी अगर देखोगे तो वो एनसीईआरटी से ज्यादा मैंने पढ़ा है, वहां पर मैंने एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाया है, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाया है, ठीक। change in some biomolecules, these convergence of chemical reactions or metabolic reactions, these convergence of chemical reactions are called metabolic reactions। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, या हम करते हैं, यह भी एक रिएक्शन है मेटाबॉलिक रिएक्शन, या हम एक बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटा यानी कि काटना, काटना, यहां पर होते हैं हमारा एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे ये है हमारा, हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, यह है हमारा एनाबॉलिज्म। फिर आता है हमारा कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में होता है हमारा, यह है हमारा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, इसमें कैटाबॉलिज्म हो गई, इसने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए। तो मेटाबॉलिज्म में क्या आता है हमारा, मेटाबॉलिज्म में हमारा आता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म
प्लस कैटाबॉलिज्म। इसे कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म, इसे कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring simultaneously inside all living organisms। यानी कि हजारों रिएक्शंस होते हैं, एक हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बी दे, फिर क्या कहता है, यह हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट एनसीईआरटी का। देखिए कैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं साइड में भी। चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद हमसे कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है, एक मिनट, मैंने तो ये सही जगह रखा था, ये ऊपर कैसे चला गया। चलिए, तो हमारे यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर में दोनों में हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाए जाते हैं। चाहे हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में तरह तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे पाए जाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। क्या कहना चाहता है, जो हमारे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, प्रोटिस्टा हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे हमारा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ठीक, वो एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, पर उसमें फिर भी रिएक्शंस होते हैं, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसका एक वेल डेवलप्ड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक। ये हमारा यही कहना चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है, कवि हमारा यही कहना चाहता है। तो ये हमारा कहना चाहता है कि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, तरह के प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, फंजाई हो या माइक्रोब्स हो, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, सब में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। ये हमारा यही कहना चाहता है, कवि इसमें यही कहना चाहता है। चलिए, फिर कहते हैं हमारी अगली लाइन क्या कहती है, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ओकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी तरह तरह के रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी तरह तरह के रिएक्शंस एक बॉडी में हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक। उसके बाद कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा नहीं होता, ये आप याद रखोगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन, फिर क्या था हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन डिमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द सेल। हम टेस्ट ट्यूब में, हम ट्यूब में एक, जैसे हम लैब में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ओकर इन आउटसाइड बॉडी ऑफ सेल, आउटसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाहर वाले हिस्से में भी मेटाबॉलिज्म करते हैं। जैसे जिसे हम कहते हैं सेल फ्री सिस्टम, जिसे हम कहते हैं सेल फ्री सिस्टम, उनको कहते हैं हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को कहते हैं हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो होते हैं हमारे आउटसाइड ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक, ठीक।
आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम उन्हें कहते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनको हम कहते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम उनको कहते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस हम कहते हैं हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारा होता है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। चलिए उसके बाद हमारा ये कहता है, अब हमारा कवि कहना चाहता है ये होता है हमारा टेस्ट ट्यूब में, ये नहीं कि नॉन लिविंग थिंग होता है, नहीं कि लिविंग थिंग होता है, बट ये होते हैं हमारे लिविंग रिएक्शन, ना हमारे नॉन लिविंग थिंग होते हैं, नॉट नॉन लिविंग थिंग, नॉट लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, बट आर, तो फिर होते क्या हैं, ये होते हैं लिविंग रिएक्शन, बट आर, बट आर लिविंग रिएक्शंस, बट आर लिविंग रिएक्शंस, ये हमारे होते हैं लिविंग रिएक्शंस, ये हमारे होते हैं लिविंग रिएक्शंस, ठीक। Hence, while metabolism is the defining feature of all living organisms without exception, तो यह है हमारा डिफाइनिंग फीचर। जैसे हमारा रिप्रोडक्शन था वो डिफाइनिंग फीचर नहीं था, उसमें एक्सेप्शन थे, ग्रोथ था उसमें एक्सेप्शन थे, बट हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इसमें कोई एक्सेप्शन हमारा नहीं होता है, इसमें हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, जो मैंने आपको बताया, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, ये होते हैं हमारे लिविंग रिएक्शंस, ये होते हैं हमारे लिविंग रिएक्शंस। ये हो गया हमारा तीसरा क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं चौथे क्राइटेरिया पर, जिसे हम कहते हैं सेलुलर एग्रीगेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर एग्रीगेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सेलुलर एग्रीगेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसे ये है हमारे एटम्स, एटम्स में मिलकर बनाया हमारा मॉलिक्यूल्स, उसने हमारा बनाया सेलुलर लेवल, उससे बना हमारा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल से हमारा बनता है ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हमारे बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इसे कहते हैं हम सेलुलर एग्रीगेशन। अगर एक सेल में, अगर एक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, या ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, तो उस लिविंग थिंग को, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे, हम उसमें हमारा जो सेलुलर एग्रीगेशन प्रेजेंट है। इनमें से कोई भी होना चाहिए, जैसे हमारा बैक्टीरिया है, उसकी बनी हुई है सेल, तो उसमें हमारा सेलुलर लेवल होता है, ठीक। तो उसमें हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यही है हमारा, ये कहना चाहता है, ये कहता है मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फीचर यही है, कौन, यही सेलुलर एग्रीगेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई व्हिच कैन बी फिजिकल, which comes to and respond stimuli physical state, chemical and biological sense। यानी कि यह कहना चाहता है एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम, जैसे मैं आपको एक कोयला, जलता कोयला आपको यहां पर रखूंगा, आप ऐसे हाथ घुमाओगे, कहोगे नहीं मुझ पर कोयला मत रखो, तो आप सेंस कर सकते हो, आप सेंस कर सकते हो एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को महसूस कर सकते हो,
तो यही ये कहना चाहता है, ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए। वी सेंस और एनवायरमेंट और सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन से हम एनवायरमेंट को सेंस करते हैं। जैसे हम सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये एक सेंस ऑर्गन है। हम टेस्ट देखते हैं, हमारे अंदर जीभ है, टेस्ट बड्स है, ठीक। फिर ये कहता है हमारा रेस्पॉन्ड, प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर। प्लांट्स लाइट से हम अपना गिजा बनाता है, अपना फूड बनाता है, हाँ, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, ये सारे सेंस कर सकते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया है हमारा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट की अगर हम बात करेंगे, वो भी सेंस एनवायरमेंट करता है, वो भी हमारे एनवायरमेंट को सेंस करता है, चाहे लिविंग हो, चाहे हमारा क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोटिक हो, चाहे हमारा यूकेरियोटिक हो। प्रोकैरियोट फोटो पीरियड इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि जो हमारे सीजनल ब्रीडर्स है, जैसे काउ, उनमें हीट पीरियड आता है, सीजन पीरियड आता है, जिस पीरियड में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिस यानी कि फोटो पीरियड यानी कि लाइट का टाइम, फोटो यानी कि लाइट, पीरियड यानी कि टाइम, जहां जब तक लाइट होगी, जब तक उनके पास लाइट होगी, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमारे प्लांट्स में भी फोटो पीरियड इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन पर, एज वेल एज एनिमल्स पर भी। एनिमल्स हैंडल केमिकल्स इंटेड इन देयर बॉडीज, हम केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर केमिकल्स हैंडल हो गए तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक। फिर कहता है ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर अवेयर, हम अवेयर है अपने सराउंडिंग से, ठीक, सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग्स आर अवेयर हिमसेल्फ, हम अपने ह्यूमन बीइंग्स, हम सारे ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस है, अपना ध्यान रख सकते हैं, एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, बट ह्यूमन जो है हमारे, वो सेल्फ कॉन्शियस है, वो अपना ख्याल भी रख सकते हैं। कैसे सर? कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब यह है, वहां से मतलब एक तीर आ रही है, मैं भाग रहा हूं, आप कुत्ते को एक पत्थर फेंक रहे हो, कुत्ता भाग रहा है, यानी कि वो सेंस कर सकता है। दूसरा होता है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो होता है हमारा कॉन्शियसनेस। अगर आप कुत्ते को भगाओगे, कुत्ते को कॉन्शियसनेस है, वो भाग रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है, हाँ, मुझ पर पत्थर मारा जा रहा है, मैं भागूंगा। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन की बात करेंगे, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? वो अपने आप अवेयर है हिमसेल्फ, जैसे वो अपना ख्याल रखता है, वो कपड़ा पहनता है, जैसे हमारे ना ये है, हमारे एनिमल्स है, हमारे दूसरे एनिमल्स, डॉग, कैट, वो हमारे कॉन्शियसनेस, वो कपड़े नहीं पहनते, ये घर बनाते हैं अपना, रोजमर्रा जिंदगी में आगे चलते हैं, ठीक। उनको पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसे कहते हैं हम सेल्फ कॉन्शियस, जो हमारे खाली पूरे एनिमल किंगडम में ह्यूमन बीइंग्स में ही पाया जाता है, और किसी जीव में पाया नहीं जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, ये हो गया हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पांचवें कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जो मैंने अभी आपको बताया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसने इंट्रोडक्शन दे दिया था थोड़ा सा। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, जब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट, इनमें लिविंग स्टेट डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक। अगर हम पेशेंट्स की बात करेंगे, जो कोमा पेशेंट्स है, इनका ब्रेन डेड होता है, इनको हम लिविंग नहीं करेंगे। ये इनका लंग चल रहा है, इनके ऑर्गन चल रहे हैं बाय मशीन, इनके ऑर्गन चल रहे हैं बाय मशीन, हार्ट एंड लंग, ये मशीन के थ्रू चल रहे हैं। जब पेशेंट जो जो हमारा पेशेंट है, ये है हमारा ब्रेन डेड, ये है हमारा ब्रेन डेड। क्या है हमारा? ब्रेन डेड। ये पेशेंट है हमारा ब्रेन डेड, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सारे ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन जो पेशेंट कोमा में होगा वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है। पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियस, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, ठीक। उसके बाद ये कहता है हमारा
ये कहता है इन हायर क्लासेस वी नो द लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। यानी कि ये कहना चाहता है, इस लाइन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए क्या, जैसे हमारे हैं सेल्स, सेल्स ने मिलकर बनाए हैं टिश्यू, लेकिन जो प्रॉपर्टी इस टिश्यू में होगी वो प्रॉपर्टी हमारे सेल में नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी हमारे टिश्यू में होगी वो प्रॉपर्टी हमारे सेल में नहीं होगी, बट ये टिश्यू बना हुआ है इंटरैक्शन ऑफ सेल्स से। ये कहना चाहता है कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू में होगी वो सेल में नहीं होगी, लेकिन जो टिश्यू ये बना हुआ है सेल से, जब बहुत सारे सेल्स ने मिलकर बनाया है हमारा एक टिश्यू। ये यही कहना चाहता है। ठीक, आगे बढ़े। वैसे हमारा यही कहना चाहता है, जो हमारे प्रॉपर्टीज प्रेजेंट सेल्स है वो हमारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है। ये सारे इंटरैक्शन से बने हुए हैं, जब उन्होंने इंटरैक्शन किया तभी ये बने। ठीक, इन्हीं से ये मिलकर बने हुए होते हैं। These interaction result emergent properties is higher level of organisms. The phenomena is true the hierarchy of organisms complexity at levels. जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, जैसे हमें आगे पढ़ना है हायरार्की, जैसे हम पढ़ते हैं हमारे स्पीशीज से जुड़कर बनता है जीनस, लेकिन जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है। फिर क्या कहता है, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, दिन ब दिन अपने आप को इवॉल्व करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं। इंटरएक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर इन पर कोई हमला करेगा तो ये वापस हमला करेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर वापस उतरेंगे। ठीक, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी किसे हम कहते हैं, जिंदगी की स्टोरी, लाइफ की स्टोरी को कहते हैं हम बायोलॉजी। ठीक, फिर कहता है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जैसे दिन ब दिन इवोल्यूशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जैसे मैं अपने बाप से थोड़ा मिलता हूं, आप अपने माँ बाप से थोड़े मिलते हो, इसे कहते हैं हम इवोल्यूशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे, फ्यूचर में होंगे, ये लिंक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये आपस में लिंक करते हैं। कॉमन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इनमें होता है जैसे डीएनए, और जो डिग्री वेरी करते हैं, वेरिंग डिग्री का मतलब क्या है, मेरे माँ बाप में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, मैं उनसे थोड़ा मिलता हूँ, पूरी तरीके से नहीं मिलता हूँ, वेरी करता है, ये वेरी करता है। तो अब हमारा जो है, अब हमारा जो है खत्म हो गया है हमारा व्हाट इज लिविंग। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। लिविंग में मैंने बताया था आपको डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो हमारा आप बताइए मुझे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर से में हमारा होता है, जैसे हमारा पहला है, हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर में हमारा पहला है मेटाबॉलिज्म, ये है हमारा सेलुलर एग्रीगेशन, ये है हमारा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी हमारा, बट ग्रोथ ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन क्योंकि इनमें एक्सेप्शन है। डिफाइनिंग कैरेक्टर हम उसे कहते हैं जो खाली लिविंग में मिलता है, नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, किसके साथ, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। इसमें हम पढ़ेंगे स्पीशीज, नॉमेनक्लेचर, अलग अलग तरीके के। तो आज हमने खत्म किया व्हाट इज लिविंग, आज हमने खत्म किया व्हाट इज लिविंग। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।